आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि हमारे पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास में है 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अमाउंट ऑफ आइस। अब उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो पानी जो है, पानी का जो टेम्परेचर फाइनल मिक्सचर में हमें मिलता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और आपसे पूछा गया है कि इस प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो चुका होगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास है 200 ग्राम of water at 25 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास है आइस विच इज 100 ग्राम एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस है और इन दोनों को मिक्स जब कर देते हैं तो हमें मिलता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब की हम बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब वाटर 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो हीट जो है इस प्रोसेस में निकलने वाली है। इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट जो है निकलने वाली है, हीट निकलिंग, हीट इज कमिंग आउट। और जो आइस है, क्योंकि ये कंटेनर में ही है ये सारी प्रोसेस, तो ये जो हीट है, ये आइस को मेल्ट करने के काम आ जाएगी। तो मैंने मान लिया कि ये हीट जो है ये Q1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट कर देगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट विल मेल्ट लेट्स से x ग्राम ऑफ आइस। मान लीजिए कि x ग्राम ऑफ आइस को ये मेल्ट कर देती है, तो मैं लिख सकता हूं कि हीट टेकन इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड। जितनी हीट रिलीज हुई है उतनी हीट उसने ले ली है। तो हीट कितनी ली है, तो मैंने लिखा x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट होने से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी आपको कि आइस ने जो x ग्राम ऑफ आइस हमने मेल्ट किया है उसने कितना हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, कितना हीट लिया है, इज इक्वल टू कितना हीट दिया है। अब देखिए हमारे पास 200 ग्राम पानी था, 200 ग्राम पानी था और पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज 4200 और इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज कितना है दैट इज 25 माइनस जीरो, इतना ये चेंज आया है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5, तो आ जाएगा आपके पास x इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिस होल थिंग 200 इंटू 420 4200 दैट इंटू 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी 62 ग्राम आपको आंसर में सवाल। उसके बाद दूसरे सवाल में दिया है कि एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास है 60 ग्राम, जिसको हीट किया गया है। एक कॉपर ब्लॉक है बेटा जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम और उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है 20 डिग्री सेल्सियस से। यानी कि पहले मान लीजिए टेम्परेचर T था और अब की बार हीट करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो T+20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी यहां से यहां जाने में जो टेम्परेचर चेंज हुआ है डेल्टा टी इस प्रोसेस में दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि कितनी हीट इस ब्लॉक को हमने सप्लाई करी होगी इस टेम्परेचर में चेंज 20 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करने के लिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला जानते हैं। Q इज हीट, M इज मास, S इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज टेम्परेचर में चेंज। तो यहां से आप लिखेंगे मास कितना भैया, मास है 60 ग्राम इंटू एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 0.09 और डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज 20 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर में चेंज याद रखें कि टेम्परेचर में चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो बराबर होता है। मैं डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन इन डिग्री सेल्सियस। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट हमें डिग्री सेल्सियस में ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 लगा देंगे। यदि डिग्री केल्विन में भी होता, केल्विन इनवर्स में यहाँ पे, तो 20 ही लिखा जाता। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा सी ऑप्शन 108 कैलोरी। 108 कैलोरी आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि एक लेड बुलेट है और वो पेनिट्रेट करता है एक ब्लॉक में। हमारे पास एक बुलेट है, लेड से बना हुआ एक बुलेट है और ये एक ब्लॉक के अंदर जाता है। ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक।
तो ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे ढेर सारे। तो ये ब्लॉक के अंदर भाई पेनिट्रेट हो गया लाइक दिस, पेनिट्रेट हो गया, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी 50% जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको हीट करने के काम आ जाती है। तो मान लीजिए इसका स्पीड जो है स्टार्टिंग में मान लेते हैं v के बराबर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी ½ mv²। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी आधी एनर्जी 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ½ mv² किस काम में आती है? was used to heat it, इसको हीट करने के काम में आती है। और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि ये बुलेट है ये मेल्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट कब होता है। मान लीजिए आप एक आयरन ब्लॉक की बात करते हैं, एक आयरन ब्लॉक को हमें मेल्ट करना है, तो क्या करेंगे? उसको हम हीट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास आयरन ब्लॉक है एक रूम टेम्परेचर पर, इसको हम हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा? इसका फेज में चेंज होगा। ये अभी सॉलिड है, फिर ये लिक्विड बनेगा, तो उस प्रोसेस में भी हमें कुछ हीट देना पड़ेगा। तो मेल्ट होने के लिए हमें एक तो पहले टेम्परेचर बढ़ाना होता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट पर हमें फेज भी चेंज करना होता है। तो भाई इस लेड के बुलेट को हमें मेल्ट करवाना है, तो लेड के बुलेट का मास हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए m, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना है, m × s × ΔT। ΔT मेल्टिंग पॉइंट दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, और इसका करंट टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमने क्या किया भैया? ये हीट है जो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने में लगी है हमको, प्लस अब मेल्ट करने के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल करना होगा। तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है क्वेश्चन में? 2.5 × 10⁴। 2.5 × 10⁴ इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से m और m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/4 ऑफ v² इज इक्वल्स टू, ये s की वैल्यू कितनी दे रखी है? s इज 125 into 327 minus 27 which is 300, और ये आ जाएगा आपके पास 2.5 into 10⁴। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे v की वैल्यू, स्पीड कितनी इस बुलेट की रही होगी। ठीक बात, समझ में आया? आगे चलते हैं। अगले सवाल में हमें दिया है कि लेड एक बॉल है, लेड की बॉल है, वो 30 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है किसी हाइट पर। यहाँ पे एक लेड की बॉल है, लेड, और इसका टेम्परेचर कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी हाइट जो है वो 6.2 किलोमीटर्स है, यानी कि उसको मीटर में लिख सकते हैं 6200 मीटर, ये इसकी हाइट है। अब बॉल को छोड़ दिया जाता है, बॉल को रिलीज कर दिया जाता है, तो बॉल रिलीज जब करेंगे इस बॉल को, तो बॉल जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी, बॉल जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। अब क्वेश्चन में दिया है कि इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, और हम जानते हैं एयर रेजिस्टेंस एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है भैया, एयर रेजिस्टेंस के बारे में क्या बातें हम जानते हैं कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जो है हीट जनरेट करते हैं सिस्टम में, हीट जनरेट करते हैं इस सिस्टम में, और ये वेलोसिटी के ऑपोजिट रखते हैं। जनरली एयर रेजिस्टेंस जो है एक्ट ऑपोजिट टू वेलोसिटी, फैक्टर, ये एयर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। तो एयर रेजिस्टेंस इस सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट कर देता है हीट की फॉर्म में। तो जब बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी तो हमें हीट जो है दिखती है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि वो हीट जो है वो इस लेड की बॉल को मेल्ट कर देती है। लिखा है यहाँ पे कि एयर रेजिस्टेंस इट कंप्लीटली मेल्ट्स द बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते एयर रेजिस्टेंस इस बॉल को मेल्ट कर देता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस मॉल्टन सब्सटेंस फॉल्स स्लोली ऑन द ग्राउंड। तो भाई स्लोली जब क्वेश्चन में कह दिया तो स्लोली का मतलब है कि इसकी जो स्पीड है बेटा वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी क्वेश्चन में, क्योंकि जस्ट रिलीज है, और यहाँ पे ये एकदम स्लो पड़ जाती है, तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड जो है वो 0 के बराबर है।
ठीक बात। अब देखिए भाई यहाँ पे स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली वो भी जीरो के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो। तब मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां जब बॉल आएगी, यहां से यहां जब बॉल आएगी तो कितना एनर्जी में लॉस हो चुका है। देखिए आप ध्यान से, पहले मैकेनिकल एनर्जी जो है वो mgh प्लस जीरो थी और बाद में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जीरो प्लस जीरो थी। तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में चला गया है। और हीट की फॉर्म में चला गया है, वो हीट कैसी है, हीट मेल्ट करवाने वाली हीट है कि लेड की बॉल को मेल्ट कर दिया है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करने के लिए हमें पहले उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना होता है और उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें उसका फेस चेंज करना होता है। यदि सॉलिड है बॉल तो हमें उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए भाई मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया है mgh के बराबर और हीट हम लिखेंगे ms डेल्टा t प्लस m इंटू एल LF। तो मास से सब कैंसिल आउट हुआ, g इंटू एच इज इक्वल टू s की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, s की वैल्यू दी गई है ये रही 126, तो आ जाएगा 126 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज। देखिए मेल्टिंग पॉइंट है 330 और इसका करंट टेम्परेचर जो था इनिशियल दैट वाज 30 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में दिया है आपका, कहाँ गया है, वही कैलकुलेट करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही कैलकुलेट करना है। ये LF आ गया, G की वैल्यू 10 रखेंगे, इसकी वैल्यू 6200 इज इक्वल टू 126 इंटू 300 प्लस LF। तो LF की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, LF इज इक्वल टू आ जाएगा 620000 माइनस 126 इंटू 300। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू मिल जाने वाली है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁴ जूल पर किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि आपको एक आयरन पीस है जिसका मास है 100 ग्राम और इसको फर्नेस के अंदर रखा गया है। तो भाई ये है फर्नेस, मान लीजिए ये फर्नेस है और फर्नेस के अंदर जो है एक आयरन का मास रखा है 100 ग्राम का। ये आयरन है, इसका मास है 100 ग्राम। तो फर्नेस में क्या होता है कि हम चीज़ों को गर्म करते हैं, तो हम चीज़ों को हीट करते हैं फर्नेस में। तो मान लीजिए कि फर्नेस का टेम्परेचर T है तो इस आयरन ब्लॉक का भी टेम्परेचर T हो चुका होगा कुछ समय के बाद। इसका टेम्परेचर मान लिया मैंने T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एकदम गर्म हो चुका है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस आयरन को उठाकर कैलोरी मीटर में डाल देते हैं। अब इस आयरन ब्लॉक को हटा के हम एक कैलोरी मीटर में डालते हैं। कैलोरी मीटर जो है बस एक डब्बा ही होता है, ये क्या है, एक डब्बा है कैलोरी मीटर। और कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है 10 ग्राम, यानी कि हम कैलकुलेशन के लिए इस कैलोरी मीटर का जो मटेरियल है उसको 10 ग्राम पानी के बराबर मान सकते हैं। कैलोरी ग्राम का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम वाटर इसको मान लेंगे। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 240 ग्राम पानी इसमें पहले से रखा हुआ है, इसमें 240 ग्राम वाटर रखा गया है ऑलरेडी, जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का टेम्परेचर है। अब भाई क्या है कि इसको आयरन के ब्लॉक को यदि हम डाल देते हैं, आयरन के ब्लॉक को यदि हम डाल देते हैं यहाँ पे आयरन, अभी तो इसका टेम्परेचर T होगा, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा। अब देखिए भाई कुछ समय के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है आयरन का और वाटर का टेम्परेचर कम है, तो हीट का एक्सचेंज होने वाला है और हीट के एक्सचेंज के बाद सब के सब एक समान टेम्परेचर पर आ जाएंगे। और वो टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम में कौन है भाई, आयरन है, वाटर है और ये खुद कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर, इस सब का टेम्परेचर कितना हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना क्या है कि फर्नेस का टेम्परेचर कितना था। ये फर्नेस का टेम्परेचर T जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई यहाँ पे देखिए कि आयरन का जो ब्लॉक है इसका टेम्परेचर ज्यादा और रिमेनिंग जो सिस्टम है, सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनका टेम्परेचर कम। तो हीट का फ्लो किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो मैं लिख सकता हूं हीट रिलीज्ड, जितनी हीट इसने निकाली है इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड। बेसिकली ये हिसाब किताब है, कितना हीट दिया कितना हीट लिया, बराबर दोनों कर दिए। तो भाई आयरन का मास कितना दिया है, आयरन का मास दिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, आयरन का हीट कैपेसिटी दिया है 470 एम एस डेल्टा टी लगा रहे हैं बेसिकली, इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, टेम्परेचर में चेंज यानी ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, ज्यादा माइनस कम करते हैं कैलोरीमेट्री में। तो भाई ज़्यादा टेम्परेचर पहले T था, बाद में हो गया कितना, सबका हो गया 60, तो T माइनस 60 इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब कौन किया है, ये पानी किया है, पानी और कैलोरीमीटर को भी पानी की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज वाटर इक्विवेलेंट है, वो क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू मास कितना हो गया भाई 240 ग्राम ऑफ वाटर, प्लस इसको भी वाटर ही मानना है, प्लस 10, ये मास है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, पहले 20 था अब 60 हो गया है, तो आ गया 60 माइनस 20। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी और ये आना चाहिए 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो जाती है। तो इस प्रोसेस में बताना है कि कितना टेम्परेचर उसका चेंज हुआ होगा, नहीं टेम्परेचर नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड पूछी है। तो भाई ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम, इसका स्पीड जो पहले है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो स्पीड है इसका वो हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं 12mv² के बराबर, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाती है 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है इसकी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई है, वो काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में यहाँ पे निकल चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अच्छा एक चीज़ और कि हीट की फॉर्म में क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो हीट जनरेट होती है, याद रखिए इस बात को। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, एंड दैट हीट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन दिस क्वेश्चन। हीट कितना आया वही निकालना है, इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू स्पीड इनिशियल कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस फाइनल स्पीड का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस 25, तो आ जाएगा आपके पास 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.75 जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक आपके पास कॉपर का क्यूब है, कॉपर का ब्लॉक है, और जिसका मास दिया हुआ है आपको, और ये एंगल है 37 डिग्री, और इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो हम इतनी बात तो जानते हैं कि यदि स्पीड कांस्टेंट है इसकी और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 है भाई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो भी इसके ऊपर लगने वाले 0 के बराबर है। तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ फोर्स लग रहा होगा आपके पास mg sin थीटा, ठीक है, और यहाँ फोर्स लग रहा होगा आपके पास mg cos थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा F, और यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फोर्सेस भी आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और ये फोर्सेस भी आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पर लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क करते हैं तो हीट डिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या इसको आप लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी की टर्म्स में भी
यूज कर सकते हैं कि इसको हीट को लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर जो है सेम आएगा, लेकिन इससे थोड़ा आसान पड़ेगा। तो हीट हमें निकालनी है। अच्छा, टेम्परेचर में चेंज पूछा है तो मैं लिख सकता हूँ इसको ms डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है mg साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। तो हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए। वैसे एंगल 180 डिग्री है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग हुआ है, कितना हुआ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई m से m गया, s की वैल्यू कितनी दी गई है, s की वैल्यू है 420। टेम्परेचर में चेंज कितना है वही पूछा गया है, इज इक्वल टू g साइन थीटा, g की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इंटू 60 सेंटीमीटर 60/100। रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है कि 20 किलो वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाने में हम एक यूज करते हैं 1000 वॉट का हीटर। ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में यहाँ पे एक रॉड लगी है और रॉड का जो पावर है वो दिया है 1000 वॉट। अब इसका मतलब भी आप समझ लें कि ये 1000 जूल पर सेकंड है। इसका मतलब एक सेकंड में 1000 जूल एनर्जी आपको यहाँ से मिल सकती है, कंटिन्यूसली आपको ये देगा। Assuming 80% ऑफ द पावर इनपुट इज यूज टू हीट द वाटर। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा है कि 80% जो है पावर इस्तेमाल होती है, बाकी 20% लूज हो जाती है अदर लॉसेस में। देखिए, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं जिनकी पावर रेटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, जैसे बल्ब है, बल्ब 100 वॉट का है, तो वो लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो 100 वॉट से कम होती है। कुछ जो है वो लॉसेस में हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लूज हो जाती है। तो 100 वॉट का ये जो हीटर है ये सिर्फ 80% ही अपना जो हीट है इसको सप्लाई कर पा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि पावर इफेक्टिव टू हीट अप द वाटर, लिख सकता हूं इसका 1000 का 80%, 80/100, तो आ जाएगा आपके पास 800 वॉट पावर इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू हीट द वाटर। सो द वाटर इज इनिशियली एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और कुछ समय के बाद ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात है। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हीट है वो लिख सकता हूँ उसको ms डेल्टा टी। तो हीट कितना है भाई, हीट मान लीजिए इसको t टाइम लगा हीट करने में, तो मैंने मान लिया कि लेट्स से टाइम टेकन इज t सेकेंड्स। तो हम जानते हैं कि एक सेकंड में ये 800 वॉट का मतलब 800 जूल पर सेकंड, 800 वॉट का मतलब जूल पर सेकंड, तो एक सेकंड में ये 800 जूल एनर्जी देता है। तो t सेकंड में कितना एनर्जी देगा, 800 इंटू टी के बराबर। सो 800 टी इज सप्लाइड बाय द हीटर के द्वारा सप्लाइड एनर्जी है 800 टी, और पानी के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ms डेल्टा टी के बराबर। तो मास कितना है हमारे पास 20 kg, तो 20 kg। अब देखिए यूनिट किस में दी गई है, इसका जूल पर किलोग्राम में दिया है, तो मास को किलोग्राम में रखेंगे इंटू s विच इज 4200 इंटू डेल्टा टी आ गया आपके पास 20। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 20 इंटू 4200 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 800। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा सेकंड्स में, इन सेकंड्स, और सेकंड्स को आप 60 से डिवाइड करके मिनट्स बना सकते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा मिनट्स में। तो अप्रॉक्सीमेटली 44 मिनट्स आपको आंसर में मिलने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है कि एक 50 किलो का आदमी है और वो 18 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो ये हमारे भाई साहब हैं, ये भाग रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर से, और हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर से आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कन्वर्जन आपको आता होगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये भाई साहब जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हैं। अब क्या कहा है कि if all the kinetic energy of the man can be used to increase the temperature of water from 20 to 30,
अब कह रहे हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम कैसे भी इस्तेमाल करेंगे पानी को गर्म करने में, तो कितना पानी हीट किया जा सकता है, कितना पानी इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पर पहुंचाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि भाई इसका काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv²। अब इस हीट को, जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हीट को हमें इस्तेमाल करना है पानी को गर्म करने में। पानी कितना है नहीं पता, मान लिया मैंने x ग्राम वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे x किलोग्राम ले लेते हैं, x किलोग्राम हमने पानी इस्तेमाल किया, इंटू s की वैल्यू होती है 4200, इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर कितना हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज 30 - 20। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ आदमी। मास ऑफ आदमी कितना है 50 kg, इंटू स्पीड का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 4200 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू आती है लगभग 15 ग्राम के आसपास। उसके बाद आगे चलते हैं कि दो लिक्विड हैं जिनका टेम्परेचर 32 एंड 24 डिग्री सेल्सियस है। एक लिक्विड है A और एक लिक्विड है B। इसका टेम्परेचर दिया है 32 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया, इनको मिला दिया, इनको क्या कर दिया, मिला दिया, और हमें मिलता है मिक्सचर। और मिक्सचर का टेम्परेचर कहा गया है कि 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो दिया है S1 के बराबर, इसका वैल्यू है S2 के बराबर, मैंने मान लिया S1 और S2 मान लिया। इनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मासेस इनके बराबर लिए गए हैं, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। तो देखिए भाई 32 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था इनिशियल। ये सारी जो रिएक्शन है, ये सारी जो हैपनिंग है, ये एक ही कंटेनर में हो रही है। ठीक है, तो 32 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस हो चुका है मिक्सचर। तो भाई हायर से लोअर जब टेम्परेचर इसका कर दिया आपने, तो हीट क्या होगी, निकलेगी। तो यहां से मिक्सचर वाली जो प्रोसेस है, इसमें हीट जो है बेटा निकलेगी, हीट विल एवॉल्व या रिलीज्ड। और B से मिक्सचर में हम जाएंगे तो इस प्रोसेस में हीट लगा होगा, हीट इसमें रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि हीट जितनी रिलीज हुई है A से मिक्सचर को बनने में, उतना ही हीट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो हीट बराबर हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हीट रिलीज करी है इसमें, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ A इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A S इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर में चेंज कितना आया है 32 - 28 इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड कितनी है इसको, इसका टेम्परेचर हमें करना है 24 से लेके 28, तो मैं लिखूंगा इसका मास m S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है भाई आपका 28 - 24, तो आ जाएगा आपके पास m से m गया, आपके पास आया 4s1 इज इक्वल टू 4s2। सो 4 से 4 गया, आपके पास आया S1 इज इक्वल टू S2। तो यानी कि दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दोनों मटेरियल के बराबर है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.2, यूनिट नहीं दिया है। ठीक है, और टेम्परेचर उसका है 40 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए हमने उस लिक्विड का x ग्राम मान लिया है और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2 है, सम यूनिट्स, उसका टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मिक्स कर दिया जाता है 100 ग्राम ऑफ सम एल्स लिक्विड, सम अदर लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू 0.5 और टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस के साथ इसको मिला दिया जाता है। तो भाई जो फाइनल मिक्सचर बना है, फाइनल जो मिक्सचर बनता है उसका टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल मिक्सचर है। तो आपको बताना है कि जो इनिशियल इसका x जो ग्राम हमने लिया था वो कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मिक्सचर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से मिक्सचर बनने में इस प्रोसेस में हीट निकली होगी, हीट रिलीज जो है हुई होगी, और 20 से 32 जाने में हीट का इस्तेमाल हुआ होगा। तो हीट कहाँ से आई, वही हीट जो है जो निकली यहाँ से है वो इस्तेमाल हो गई 20 से 32 जाने में, हीट रिक्वायर्ड।
या हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। तो भाई देखिए इसका रिलीज जो है उसका x ग्राम में रिलीज किया इंटू एस इज 0.2 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास 40 माइनस 32 इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड हीट के लिए लिखूंगा मैं मास इज 100 ग्राम इंटू एस इज 0.5 इंटू डेल्टा टी इज 32 माइनस 20। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 375 ग्राम के आसपास ये आती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 3 लिक्विड हैं, 3 लिक्विड A, 3 लिक्विड B एंड C। इसके मासेस जो हैं वो M1, M2 और M3 हैं। इनके टेम्परेचर इनिशियली T1, T2 एंड T3 हैं और इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटियाँ C1, C2, C3 हैं। अब इनको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, बना दिया जाता है एक मिक्सचर, बना दिया हमने मिक्सचर। अब मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा गया है कितना होगा, तो हम यहां पे एक अजम्पशन ले सकते हैं कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो मिक्सचर के टेम्परेचर से ज्यादा है और इसका टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर से कम है। क्यों सर, क्या कहा आपने, दोबारा बोलना, कि T1, T2 का टेम्परेचर ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर से ज्यादा है और इसका टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर से कम है। सर इसको क्यों छोड़ दिया आपने, आप इसको भी मान सकते हैं कि दो जो लिक्विड हैं वो हीट देने वाले हैं और एक जो है वो हीट को लेने वाला है, या फिर आप कोई ऐसा भी मान सकते हैं कि 2 लेने वाले हैं और एक हीट देने वाला है। इस कैलोरीमेट्रिक रिएक्शन में कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने माना कि ये दोनों का टेम्परेचर, मैंने माना लेट T1, T2 are greater than temperature of mixture and the temperature of T3 is less than the temperature of mixture। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप मान सकते हैं कि T1, T3 ज्यादा है T से और T2 जो है ये T से कम है, कोई भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम ये यदि हमने मान लिया तो A से जब मिक्सचर बनेगा तो हीट निकलेगी, भाई हीट निकलेगी रिलीज्ड, मान लेते हैं वो रिलीज Q1 के बराबर है। B से जब ये मिक्सचर बनेगा तो भी हीट निकलेगी, हीट रिलीज्ड मान लीजिए वो Q2 के बराबर है और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो हीट रिक्वायर्ड, हीट जो है वो हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q1, मान लीजिए इसको Q3 मान लेते हैं, सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 के बराबर हम रख सकते हैं कि इन दोनों ने हीट दी है और इसने हीट ली है, दोनों आपस में वैल्यू बराबर हैं। तो हीट कितना देगा भाई, देखिए मास इसका M1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 के बराबर है, इनटू टेम्परेचर में चेंज ज्यादा माइनस कम, यहाँ आएगा T1 माइनस T, प्लस इसने कितना हीट दिया, इसका मास है M2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 इंटू ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर देते, और ये आ जाएगा आपके पास M3 इंटू C3 इंटू ज्यादा माइनस कम। अब इसके लिए बेचारे के लिए ज़्यादा टेम्परेचर है T और कम टेम्परेचर है T3। तो इस इक्वेशन को आप करेंगे सॉल्व और यहाँ से निकालेंगे वैल्यू T की और आपको रिजल्ट मिलने वाला है M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 प्लस M3C3 T3 डिवाइडेड बाय M1C1 प्लस M2C2 प्लस M3C3, और इसको फॉर्मूले की तरह आप याद भी रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक थर्मली इंसुलेटेड वेसल है जिसमें 150 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 150 ग्राम ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से एयर को जो है निकाल दिया जाता है एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, और फ्रैक्शन ऑफ वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड रेस्ट एवेपोरेट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस 150 ग्राम ऑफ वाटर का कुछ पोर्शन तो एवेपोरेट हो जाता है, तो मैंने मान लिया x ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस गेट्स एवेपोरेटेड और टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। बेसिकली मटके का प्रिंसिपल आपने सुना होगा कि जो है एवेपोरेट हो जाता है दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर पर भी एवेपोरेशन हो जाता है, यानी कि लिक्विड से बन जाता है गैस में। अब ये हमारे पास जो वाटर है, क्या है भाई, ये वाटर है। अब इसका कुछ पोर्शन जो है वो आइस में बदल जाता है, तो x यदि एवेपोरेट हो गया तो 150 माइनस x जो है
वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ये हमारे पास है 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट हो जाता है 150 माइनस x ग्राम ऑफ आइस, और ये जो है x ग्राम वेपर बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड बना है, लिक्विड से गैस बना है, ये सिर्फ फेज चेंज हुआ है सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर फेज चेंज हुआ है, तो लेटेंट हीट का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो भाई देखिए, यहाँ से यहाँ लिक्विड से आइस बन रहे हैं, तो हीट निकली होगी, हीट यहाँ से निकली होगी, हीट निकली होगी, हीट रिलीज्ड। और इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, इवेपोरेट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड, हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इन दोनों हीट की जो वैल्यू है इनको बराबर कर देंगे, बिकॉज ये जो पूरा रिएक्शन है ये क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। तो हीट रिलीज्ड आप लिख सकते हैं यहाँ से, हीट रिलीज्ड, तो यहाँ पे 150 माइनस x जो है इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू x ग्राम जो है वो इवेपोरेट हो चुका है, तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, इवेप। तो यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 3.36 इंटू 10⁵, यह है आपके पास 150 माइनस x, और ये आ जाएगा आपके पास x इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज 2.1 इंटू 10⁶। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कॉपर बॉल है और जिसका मास है 100 ग्राम और इसका टेम्परेचर है T के बराबर। इस कॉपर बॉल को हमने डाल दिया एक कैलोरीमीटर में, जो कि कॉपर से ही बना है। तो एक कैलोरीमीटर बना है कॉपर से, और इस कैलोरीमीटर का जो मास है दैट इज ऑल्सो 100 ग्राम, और इस कैलोरीमीटर में भरा हुआ है पानी, और जो पानी है जिसका मास है 170 ग्राम ऑफ वाटर। अब रूम टेम्परेचर दिया है, रूम टेम्परेचर पर है कैलोरीमीटर और वाटर दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर जो है 75 हो जाता है, तो कुछ समय के बाद इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है, सिस्टम टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आपको पूछा गया है कि टेम्परेचर T जो है वो कितना होगा। कॉपर जो बॉल थी हमारे पास T टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर T कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हीट का एक्सचेंज कहाँ कहाँ हुआ है। इसका टेम्परेचर T ज्यादा है ऑफकोर्स, क्योंकि ये 30 है, ये T है, और फाइनल 75 हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर जो था वो ज्यादा था। तो यहां से कॉपर बॉल से जो हीट है वो इसके पास पहुंच रही है, हीट, और इससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस पूरे सिस्टम का। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि हीट गिवन या रिलीज्ड बाय कॉपर बॉल इज इक्वल टू हीट टेकन एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर, कैलोरीमीटर प्लस वाटर। तो यहां से देखिए, लगाइए अपना इक्वेशन। तो हीट कितना लूज किया है, तो मैं लिख सकता हूं मास कितना है 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है कॉपर की 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर ज्यादा माइनस कम -75 इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बना है कॉपर से, तो मैं लिखूंगा 100 ग्राम इंटू 0.1 फॉर कैलोरीमीटर, फॉर कॉपर से बना है क्योंकि, इंटू टेम्परेचर में चेंज, पहले टेम्परेचर 30 था, बाद में 75 हो गया, 75 माइनस 30 प्लस वाटर के लिए, वाटर के लिए हम लिखेंगे मास कितना है 170 ग्राम इंटू एस। अब ध्यान रखना है कि हमें, क्योंकि एस की जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, हम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में डाल रहे हैं, तो वाटर की भी हमें कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में डालनी होगी, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इनटू डेल्टा टी दैट इज 75 माइनस 30। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास एक ही वेरिएबल है दैट इज टी,
और इसको सॉल्व करने से आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर आर Cp एंड Cv। अब इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। ये दी गई हैं स्पेसिफिक हीट, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट Cp और Cv जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो मोलर पढ़ते हैं। मोलर को हम Cp Cv कहते थे, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट्स को Cp Cv कह दिया है। तो मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में रिलेशन क्या होता है कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि CS एट कांस्टेंट वॉल्यूम और CS एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस इज इक्वल्स टू A फॉर हाइड्रोजन गैस, और दिया है कि CS स्पेसिफिक वाली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू B फॉर नाइट्रोजन N2। तो हमें रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट Cp जो मोलर होती है, मोलर हीट कैपेसिटी, या इसको CMP लिख दीजिए, माइनस CMV, ये R के बराबर होता है। इसको मेयर्स इक्वेशन कहा जाता है। यह क्या है भाई? मेयर्स इक्वेशन। तो आप इसमें CMP जो है और CMV जो है उसको R के बराबर करना है, और हम जानते हैं कि मोलर और स्पेसिफिक में रिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें CS को तो हमें CM मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स, यहाँ मिल जाएगा C, इसमें मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करूंगा तो CS इंटू मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा CM बन जाएगा। तो आपको मिलेगा CMP माइनस CMV इज इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स A, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे मैं लिखूंगा इस इक्वेशन में यदि मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन तो CS इंटू मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा आपके पास CM, तो बन जाएगा आपके पास CMP माइनस CMV इज इक्वल टू 28 टाइम्स B, इक्वेशन नंबर 2। और ये वैल्यू जो है ये हमेशा R के बराबर रहती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2A इज इक्वल टू 28 टाइम्स B इज इक्वल टू R। तो आप यहां से लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू R बाई 2, और आप लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू R बाई 28, और इन दोनों को यदि आप डिवाइड कर दें, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से A अपॉन B इज इक्वल्स टू R बाई 2 डिवाइडेड बाई R बाई 28 इज इक्वल्स टू R बाई 2 इंटू 28 अपॉन R से मर गया R, ये हो गया 14, तो मिल जाएगा आपको A इज इक्वल्स टू 14 B के बराबर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका B ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि वाटर जो है 2 लीटर का कंटेनर है, और 2 लीटर यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 kg वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको हीट किया जाता है कॉइल की हेल्प से। कॉइल जो है वो 1000 वॉट का है, 1000 वॉट, और वाटर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका जो लिड है कैलोरीमीटर का उसको ओपन रखा गया है, यानी कि हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से हो सकता है, और हो भी रहा है किस रेट से? 160 जूल पर सेकंड से। यानी हीट यहां से जा रही है, हीट इस हीटिंग कॉइल से जा रही है पानी में, और पानी से सराउंडिंग में जा रही है हीट कितनी रेट से? ये आ रही है 160 वॉट, 160 वॉट या जूल पर सेकंड एक ही बात है। तो मैं कह सकता हूं कि पावर जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव पावर विच इज यूज्ड इन हीटिंग द वाटर, इफेक्टिव विच इज बीइंग यूज्ड, समझ गए, विच इज बीइंग यूज्ड टू हीट द वाटर इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास 1000 माइनस 160 इज इक्वल टू 840 वॉट। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हीट कितना चाहिए, 27 से 77 बनाना है, 27 से 77 टेम्परेचर करना है, तो कितना हीट लगेगा? मैं लिख सकता हूँ कि टी टाइम मान लीजिए लगा, टी सेकेंड लगता है, सो 840 इंटू टी, ये हीट दिया हीटिंग कॉइल ने इफेक्टिवली, और इस हीट से हमें टेम्परेचर बदलना है 27 से 77, तो लिखूंगा ms डेल्टा टी, मास कितना है 2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट इज 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू डेल्टा टी,
77 माइनस 27। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी इन सेकंड्स में, सेकंड्स को बदल लेंगे मिनट में, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि हमारे पास एक लिक्विड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म है एट 50 केल्विन, इसको हीट किया जा रहा है और हमें बनाना है फाइनली ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। 300 केल्विन, तो देखिए 300 केल्विन जो है वो ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो ऑक्सीजन लिक्विड को यदि हम हीट करेंगे तो पहले ऑक्सीजन बनती है, सम उसका टेम्परेचर होगा कुछ टी टेम्परेचर पर पहुंचेगी, है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 50 से ज़्यादा, टी इज़ ग्रेटर देन 50, और इसको और हीट हम करेंगे तो ऑक्सीजन बनने वाली है गैसियस फॉर्म में एट टी टेम्परेचर, टी इज़ ग्रेटर देन 50 केल्विन। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी मटेरियल का फेज में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है, तो हीट जो है उसमें लगती है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी रहता है। तो यहाँ से फिर हम दोबारा हीट करेंगे तो गैस से बन जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर की गैस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स ज़रूरी होंगी इस ऑक्सीजन को लिक्विड से गैसियस फॉर्म में 300 केल्विन पर कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ देखिए कि ये जो प्रोसेस है इसको आप कह सकते हैं कि ये फेज में चेंज है, फेज चेंज हो रहा है, ये लिक्विड थी अब ये गैस हो गई, टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ में मिलाइए कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें नहीं है, स्टार्टिंग में, इसमें है बीच में, यस, तो यही अपना आंसर है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज पहले टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से हमें बदलना है 90 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग स्टीम इनटू इट। ओहो हो, स्टीम हमें यहाँ पे ऐड करना है, स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आप मान के चलिए, और फाइनल 90 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है। तो भाई देखिए कि हमने स्टीम का अमाउंट निकालना है, तो मैंने माना कि x ग्राम ऑफ स्टीम इज यूज्ड। तो स्टीम देखिए, स्टीम बेसिकली वाटर है इन गैसियस फॉर्म, 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, स्टीम बेसिकली गैस है। तो ये जब ठंडी होगी तो ये बनेगा आपके पास वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस में कुछ हीट निकलेगा, सही बात है, मान लीजिए हीट Q1 निकलता है। अब वाटर जब 90 डिग्री सेल्सियस पे फाइनल आएगा, तो वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तो फिर से कुछ हीट निकलेगा, मान लीजिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। और ये जो हीट है ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी इस पानी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के। तो मैंने मान लिया कि इस प्रोसेस में Q3 अमाउंट ऑफ हीट लगता है, Q3 इज द रिक्वायर्ड अमाउंट, और ये Q1 Q2 जो है ये रिलीज अमाउंट है। तो हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, या हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन भी लिख सकते हैं। तो आएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। यहाँ से यहाँ लिक्विड से गैस से लिक्विड जा रहा है तो हीट निकली होगी, और हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, प्लस यहाँ पे वाटर से वाटर में जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी विच इज 100 माइनस 90, ज़्यादा माइनस कम, इज इक्वल टू Q3 यहाँ से यहाँ पानी का टेम्परेचर करना है 24 से 90, तो मास कितना है इसका 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी 90 माइनस 24। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है उसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पूछा गया है, क्वेश्चन में दिखाया है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद हीट एडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और आपसे पूछा गया है कि पॉइंट P पर क्या
हमें मिक्सचर में मिलेगा, जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें कौन कौन सी स्टेट में मटेरियल हमें मिलेगा। और क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियली जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है एट पॉइंट O, इनिशियली सॉलिड है भाई, इनिशियली सॉलिड है। तो भाई सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, हीट जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, सॉलिड बनेगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। फिर सॉलिड को और हीट करेंगे तो वो बनता है लिक्विड में, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, सब जो जानते हैं। उसके बाद इसको और हीट करेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और उसके बाद फिर से लिक्विड से जब मैं गैस में बनेगा तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। उसके बाद गैस का टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। तो पहले सॉलिड था, ये आप देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ा है, सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ा है, तो सॉलिड हमें मिला होगा यहाँ पे, सॉलिड मिला होगा विद इंक्रीज टेम्परेचर, विद हाई टेम्परेचर। ए पॉइंट पर हमें सॉलिड मिलेगा, और ए से हम इसको हीट करते जाएं कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो हमें लिक्विड मिल जाता है। तो बी पॉइंट पर हमें मिल जाएगा बेटा लिक्विड, और यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है, सॉलिड, और टेम्परेचर दोनों का क्या है, समान रहा है, मान लीजिए टी टेम्परेचर रहा है। तो हमसे पूछा है बीच में क्या मिलेगा, तो बीच में क्या होगा कि आधा तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा और आधा सॉलिड बचा होगा। तो हमारे पास मिक्सचर में सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है उसको आप टिक कर देंगे कि वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है कि दो बॉल हैं जिनके मासेस हैं 5 ग्राम एंड 10 ग्राम। दो बॉल हैं जिनके मास हैं 5 ग्राम एंड 10 ग्राम्स, और क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्राइक करते हैं विद सेम वेलोसिटी, ये किसी टारगेट को स्ट्राइक करते हैं विद सेम वेलोसिटी, और आपसे पूछा गया है कि हीट एनर्जी जो डेवलप होगी वो इनका टेम्परेचर चेंज कर देती है। इनकी जो हीट एनर्जी निकलेगी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनके पास है, ये किसी टारगेट से टकराएंगी, काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगी, काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगी, वो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और थर्मल एनर्जी इनका टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो हमें बताना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो भाई ये देखिए कि हीट जो है, हीट जो प्रोड्यूस होगी, हीट इसको Q1 कह देते हैं, वो किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। इसका मास m1 मान लिया, इसका m2, तो इसमें Q2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू m2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक बात है। और हम जानते हैं कि हीट जो होती है वो होती है ms डेल्टा टी के बराबर। तो मैं डेल्टा टी के बारे में बात करूं तो Q अपॉन ms के बारे में ms के बराबर आ जाएगी, जो डेल्टा टी है वो Q अपॉन ms के बराबर आ जाएगा। क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, तो s की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन m, और Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये हाफ एम वी स्क्वायर है बेटा, डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो मास से मास चला जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा दैट डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो v तो स्पीड है, स्पीड दोनों की सेम है, तो दोनों के डेल्टा टीज का रेशियो जो है वो भी सेम आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी दोनों में जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट नहीं कहना चाहिए, सेम कह सकते हैं, सेम हमें मिलेगा डेल्टा टी की वैल्यू दोनों में। सो इक्वल फॉर बोथ द बॉल्स।